ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी से आप लोग तो फेमिलियर होंगे, आप लोग सारे ही ना, कि मेरा ख्याल है मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी। पढ़ा है किसी ने? डिस्ट्रीब्यूशन जो सी हैं डिफरेंट किस्म की, जो है बाइनोमियल, नॉर्मल। जी सर सर। पढ़ा था थोड़ा सा मैंने पहले। अच्छा, चले। प्रोबेबिलिटी की जो वर्ड है ना, ये वर्ड प्रॉबल से निकला है, जिसका मतलब होता है चांस। तो आपकी लाइफ में बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप अनसर्टेन होते हैं वेदर इट विल हैपन और नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल, आप इस एग्जांपल ले सकते हो, वेदर इट विल रेन टुडे और नॉट। आप समटाइम कहते हो कि जी या वेदर यू विल पास इन द एग्जाम और नॉट। तो ये जो अनसर्टेनिटी है या चांस जो है, इस चीज़ को न्यूमेरिकल मेजर करना प्रोबेबिलिटी खिलाता है, सिंपल से वर्ड्स में। जैसे आप कहते हो कि आज 50% चांस है बारिश होगी, तो ये 50% आपने प्रिडिक्ट किया है ना, 50%। ये आपने एक जो अनसर्टेन इवेंट था उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है आपने। वो जैसे अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच से दी है, पर्सनल एक्सपीरियंस से दी है। तो इसमें जो सा है जो जो आप न्यूमेरिकल मेजर कर रहे हो, 0.50, 50% को अगर आप परसेंटेज खत्म कर दें, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिकली यही सिंपल सी डेफिनेशन यही है। लेकिन ये डेफिनेशन अगर आपको आ जाए तो आपने ये नहीं लिखनी। ये तो बस सिंपल से वर्ड में समझाने के लिए कि अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी या अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी की जो ओरिजिन हुई थी वो हुई थी गेम ऑफ चांस से 17th सेंचुरी में। गेम ऑफ चांस में कौन सी गेमें आ सकती हैं? स्पिनिंग अ रोलेट व्हील, थ्रोइंग अ डाइस। आपने एक व्हील देखा होगा जो गैम्बलिंग हाउसेस में यूज होता है, जिसमें व्हील घुमाते हैं। इसी तरह टॉसिंग अ कॉइन, इसी तरह ड्राइंग अ प्लेइंग कार्ड्स, जो से इन सब में जो है चांसेस होते हैं किसी चीज़ के हैपन होने के। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें, डाई थ्रो की बात करें, तो हेड आने का चांस क्या है या टेल आने का चांस क्या है, जो है कॉइन टॉसिंग में, सॉरी। और इसी तरह हेड थ्रोइंग की बात करें तो हम 6 आने का चांस क्या है। इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, शफल करें और उसमें से एक कार्ड ड्रा करें, क्या चांस होगा कि वो किंग आएगा। जी, तो उसमें किंग आएगा, क्या उसके चांसेस हैं। तो ये जो है आप सर्टेन तो नहीं होते, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कॉइन थ्रोइंग की बात करें और आप कहें कि कॉइन अगर 100 टाइम्स थ्रो हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो इन द लॉन्ग रन के 50 हेड आने चाहिए, 50 टेल्स आने चाहिए। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक है प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली थ्रो करें, हो सकता है 48 हेड आए और 52 जो सी वो टेल्स आ जाए। मतलब इन द लॉन्ग रन आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इन द लॉन्ग रन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितने वो आएंगे, कितने परसेंट वो आएंगे, कितने परसेंट दूसरे आएंगे। तो प्रॉबिलिटी जो है जो अभी मैं प्रॉबिलिटी की प्रॉपर जो डेफिनेशन हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़ी सी बेसिक टर्म्स आपको समझा लूँ, तो उसके बाद हम प्रॉबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? क्योंकि मुझे फीडबैक भी थोड़ा सा चाहिए। जी जी सर, आ रही है। अच्छा, प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जी, आप में से कोई बताएगा? चले मैं ही बोलता हूँ। एक्सपेरिमेंट कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी है जो आपको रिजल्ट्स या डेटा प्रोड्यूस कर दे, तो वो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट में भी स्पेसिफिक टर्म से कंसर्न है, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसको हम परफॉर्म करें अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन। तो वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। So an experiment is said to be random experiment if it is repeated a large number of times and produce different results under similar condition. ऐसे experiment को random experiment बोलते हैं। अगर कोई experiment ऐसा ना जिसको हर दफ़ा perform करोगे और उसका result same आएगा, तो ऐसे experiment को हम random experiment नहीं बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 2 हो, ऑक्सीजन का 1 हो, मिलके वो पानी ही बनाएगा।
जी, तो जैसे मैंने बताया H2O जोन सा है वो हर दफ़ा हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का एक वो H2O ही बनेगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये लाज़मी नहीं है कि आप का रिज़ल्ट हर दफ़ा सेम आए और रिज़ल्ट डिफरेंट भी हो सकता है। रिज़ल्ट अप टू सम एक्सटेंट प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आप फुली प्रेडिक्टेबल नहीं होता कि यही आना है उसका, श्योर नहीं होता आपको। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट के एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल कॉइन थ्रोइंग की है कि कॉइन जब आप थ्रो करते हो तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। तो वो रैंडम है। आप थ्रो करोगे आपको ये तो पता है हेड और टेल में से कोई एक आना है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा आना है। मतलब अप टू सम एक्सटेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन इन द वो श्योर नहीं होते आप उसमें। पहली बात तो कि एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक ही पॉसिबल आउटकम है वो रैंडम नहीं होगा, वो तो हर दफ़ा सेम ही आना है। और दूसरी इसमें पॉइंट है एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, वो रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन जो सी है सिमिलर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इन्वायरमेंट कह लें या उसकी बात कर लें, कोई जो फैक्टर है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है आपके एक्सपेरिमेंट पे, तो उसको फिक्स रखना है। जैसे टेम्परेचर है, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है तो टेम्परेचर हर दफ़ा जब एक्सपेरिमेंट आप रिपीट किया जाए वो आपका टेम्परेचर सेम हो, मतलब कंडीशन सारी सेम होनी चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन फिर भी रिजल्ट अगर डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसकी जो एग्जांपल आप ले सकते हो कि थ्रोइंग अ बैलेंस्ड डाई, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, या सिलेक्टिंग अ सैंपल। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी आपको क्यों पढ़ाई जाती है। अगर आपको याद हो तो स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस थी मेन, ब्रॉडली जो हमने क्लासीफाई किया था, जो फर्स्ट आपको लेक्चर दिया था। उसमें एक थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी थी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव तो ये थी कि डेटा को डिस्क्राइब कर देना। इन्फ्रेंशियल ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा यू ड्रॉ द रिजल्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन, कि एक स्मॉल पार्ट ले रहे हो और रिजल्ट जनरलाइज कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन के बारे में। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि आप जो घरों में राइस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हो तो थोड़े से पका के चेक कर लेते हो, और जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप अज्यूम करते हो वो जो लार्ज क्वांटिटी है उसके भी वही होंगे। तो जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें ये होता है। तो इसका मतलब है जब सैंपल से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, रिजल्ट पॉपुलेशन के बारे में ड्रा करते हो, तो इसका मतलब है आप सर्टेन नहीं होते, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल पार्ट आप रिजल्ट ड्रा कर रहे हो होल ऑफ द पार्ट के बारे में। इसका मतलब है कोई अनसर्टेनिटी का लेवल उसमें भी मौजूद होता है। क्या हो सकता है कि सैंपल आपको मिसलीड कर दे, हो सकता है उससे जो राइस की जो अच्छे राइस हैं वो ऊपर रखे हों, नीचे ना अच्छे राइस हों। तो इस तरह की कुछ हो सकता है कि सैंपल जो सा अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसका आपकी पॉपुलेशन का, तो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है उसमें भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो आपकी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना, जो सेकंड है पार्ट है, वो हम होपफुली ये मिड के बाद पढ़ेंगे। तो वो सारी बेस करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे। उसमें क्वेश्चन भी जो करेंगे उसमें आप देखोगे कि हम प्रोबेबिलिटी जो है फिक्स कर लेते हैं, मतलब एरर की। चले वो अभी मैं इस पे नहीं बात करता, लेकिन बेसिकली ये पर्पज़ है ये आपको बताने का कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो बेस करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे। अच्छा, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं इवेंट पे, सॉरी सैंपल स्पेस पे। अच्छा, जो आपका एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको ये तो नहीं पता क्या रिजल्ट आना है, लेकिन आप जो सा है ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हो ना इसके कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि सैंपल स्पेस से पहले आपको ना एक डेफिनेशन इसकी भी बता दूं ट्रायल और आउटकम की, कि अगर एक एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा परफॉर्म किया जाएगा ना तो वो कहलाएगा ट्रायल, और उससे जो रिजल्ट आएगा ना उसको हम बोलेंगे आउटकम। तो रिजल्ट का वर्ड हम यहाँ प्रॉपर्टी में नहीं यूज़ करते, उसकी उसकी रिप्लेसमेंट में हम ना आउटकम वर्ड बोलते हैं कि इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म वन टाइम्स देन इट इज कॉल्ड वन ट्रायल, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। तो अब सैंपल स्पेस पे आ जाए। जैसे अगर आपको याद हो तो सेट्स में, जी जी कुछ पूछना है। ओके, अब सैंपल स्पेस की तरफ अगर हम अगर आपको याद हो तो एक यूनिवर्सल सेट लिखते थे सेट्स में। तो यूनिवर्सल सेट किया था कि वो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल इवेंट्स जो से हैं, जो ऑल सेट्स, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता था। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसकी। अच्छा, सैंपल स्पेस का भी वही कॉन्सेप्ट है
कि वो ऐसा सेट जिसमें तमाम वो एलिमेंट्स आ जाएं या तमाम वो इवेंट्स आ जाएं या सेट्स आ जाएं, तो उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। लेकिन कौन से इवेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, वो जो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं ना, जो आउटकम्स हैं, वो जो उसकी जो है उस सब को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, आप जैसे आप एक कॉइन थ्रो करते हो तो आप कहते हो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये जो हेड और टेल है ना, इसको एक सेट में लिख लें तो ये आपकी सैम्पल स्पेस है। अगर एक डाई थ्रो करते हो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो ये आपकी क्या है, सैम्पल स्पेस है। इसी तरह अगर आप 2 कॉइन्स थ्रो करते हो तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एच एच मतलब दोनों पे हेड आ गया, एच टी पहली पे हेड दूसरी पे टेल, टी एच पहली पे टेल दूसरी पे हेड, और टी टी, इन्हीं 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो आना इनमें से कोई एक ही है जब एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स को ही सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, अ सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। इट इज यूजली डिनोटेड बाय लेटर एस, एस से भी डिनोट करते हैं और ओमेगा का भी सिंबल यूज करते हैं। ओमेगा जो अपर केस है ना, ओमेगा 2 होते हैं ना, एक अपर केस और लोअर केस, और अपर केस वाला ओमेगा यूज करते हैं इसमें सिंबल उनका। तो ये था सैम्पल स्पेस। इसके अलावा इसकी और एग्जांपल क्या ले सकते हैं सैम्पल स्पेस की, कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन देन देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। क्या हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह लास्ट क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। जब भी आप दो डाइस थ्रो करोगे इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी तक जो पढ़ा है हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस के हवाले से, पूछ सकते हैं मुझसे। इतनी खामोशी, चलें ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इवेंट। आपको याद हो आप यूनिवर्सल सेट में से छोटे छोटे सेट डिफाइन करते थे, जैसे यूनिवर्सल सेट में आप इवेंट डिफाइन कर सकते, सेट डिफाइन कर सकते हो इवन नंबर का या ऑड नंबर का या प्राइम नंबर्स का। तो यही कंसेप्ट इवेंट का है कि आप सैंपल स्पेस में से आप जो सेट्स डिफाइन करते हो छोटे छोटे से, उसी में से जो निकले होते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट बेसिकली होता है एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट एंड इट इज यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर्स ए बी सी डी। जैसे हम एक डाइस थ्रो करें तो उसके आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर सैंपल स्पेस बनाए तो 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं एक इवेंट ए डिफाइन कर दूं इवन नंबर का, तो उसमें से इवन नंबर कौन से होंगे, 2 4 6। इसी तरह अगर 2 डाइस थ्रो की जाए तो उसके 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो मैं इवेंट बी डिफाइन कर दूं सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ डाइस। तो उसकी फेयर में कितने पॉइंट्स जाएंगे, वो 6 जाएंगे। कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसी तरह अगर हम 2 कॉइन्स थ्रो करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 4, वो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एच 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 टी टी एच टी टी। तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि 1 हेड अपीयर, इवेंट सी डिफाइन कर लें, लेट 1 हेड अपीयर, तो 1 हेड अपीयर जो है वो सेंटर वाले 2 पॉइंट्स में आया है, एच टी और टी एच, वो उसकी फेवर में चले गए। तो इवेंट्स क्या हुआ फिर, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट के आगे कुछ टाइप्स हैं। सर अगर हम पूरी सैंपल स्पेस ले लें वो इवेंट नहीं होगी? वो भी इवेंट है। लेट्स सपोज मैं अगर ये कहूँ कि सम ऑफ 2 डाइस इज लेस देन 13, अगर मैं कोई इवेंट डिफाइन करूँ, इवेंट डी कर लें, सम ऑफ 2 डाइस इज लेस देन 13, तो उसमें सारी की सारी सैंपल स्पेस आ जाएगी आपकी, क्योंकि 2 डाइयों का सम 13 से लेस ही होगा। जी और कोई क्वेश्चन? सर नहीं, थैंक यू। ओके, अच्छा आगे इवेंट्स की टाइप है। एक है सिंपल इवेंट, इफ एन एलिमेंट, इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, सम ऑफ 2 डाइस इज 12,
तो दो डाइयों का सम वो जितने 36 पॉसिबल आउटकम्स है ना बनते हैं दो डाइयों को जब थ्रो करें, उसमें सिर्फ एक ऐसा है जिसमें सम दो डाइयों का 12 आता है। वो कौन कौन से है? 6 6। या मैं आपसे कहूँ सम ऑफ टू डाइस इज 2, तो उसमें जो है सिर्फ एक ऐसा जो है जो पॉइंट जो है ना उसका सम जो है वो 2 आता है। अच्छा, यहाँ एक डेफिनेशन में स्किप कर गया, जो सैंपल स्पेस की थी, एक सैंपल पॉइंट भी होता है कि सैंपल स्पेस तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए ना, तो ईच इंडिविजुअल जो एलिमेंट है ना सैंपल स्पेस का वो सैंपल पॉइंट कहलाता है। मतलब अगर एक डाई आप थ्रो कर रहे हो तो उसमें 6 सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स कह लें, या मेन हम यहाँ पे टेक्निकली बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। तो अगर दो डाई थ्रो करोगे तो 36 सैंपल पॉइंट्स हैं उसमें। ओके, अब बात करते हैं सिंपल इवेंट की। तो सिंपल इवेंट में एक सिंगल ही सैंपल पॉइंट होता है। तो इसकी एग्जांपल आप खुद जनरेट कर सकते हो, जैसे कहा सम ऑफ टू डाइस इज 2 या सम ऑफ टू डाइस इज 12। इफ 2 कॉइंस आर थ्रोन देन इवेंट ए डिफाइन कर लें 2 हेड अपीयर। तो 2 हेड अपीयर एक ही सैंपल पॉइंट है, वो कौन सा है? एच एच। तो या 2 टेल्स नो हेड अपीयर कर लें, इवेंट बी डिफाइन कर लें नो हेड अपीयर। जब 2 कॉइंस थ्रो किए जाएं तो उसकी फेवर में एक ही पॉइंट जाएगा, वो कौन सा जाएगा? ये टी टी वाला बस, ठीक है। ये हो गया सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट होता है इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैंपल पॉइंट देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। तो इसमें आप ये कर सकते हो सम ऑफ टू डाइस इज 7। तो 7 की फेवर में कितने पॉइंट्स जा सकते हैं? अब इसमें यह है कि एक तो ये कि आप 36 की 36 सैंपल स्पेस देखो, उस पर देखो कि किन दो का सम जो है वो 7 आ रहा है। सबसे आसान तरीका होता है पहली के फर्स्ट डाई के 1 से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट डाई के 1 से स्टार्ट करेंगे, दूसरी का कौन सा अटैच करेंगे तो 7 बनेगा, वो 6 अटैच करेंगे तो 7 बनेगा, तो 1 6 आ गया। इसी तरह फर्स्ट के फिर 1 की जगह 2 लिखें, 2 को 7 सेकंड का क्या कौन सा एलिमेंट आएगा जो वो 7 बनेगा, वो 5 आएगा। फिर फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, फर्स्ट का 5, सेकंड का 2, फर्स्ट का 6, सेकंड का 1। तो ये 6 जो सैंपल पॉइंट्स हैं ये इस इवेंट की फेवर में जाएंगे। तो अगर वैसे देखना चाहते तो वैसे हो सकता है हम हमसे कोई पॉइंट मिस भी हो जाता अगर 36 से 36 हम चेक करते तो। इसी तरह अगर लेट्स सपोज होता सम ऑफ टू डाइस इज 9। अब फर्स्ट का 1 से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी का 8 तो नहीं आ सकता, फिर फर्स्ट के 2 पे आए दूसरी का 7 भी नहीं आ सकता, फर्स्ट के 3 पे आए तो सेकंड का क्या होना चाहिए? 6, ठीक है, वो ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर 4 5, फिर 5 4, फिर 6 3। तो ऐसे आप कोई स्किप नहीं करोगे फेवर में जो पॉइंट्स हैं इसके जाने के। तो कंपाउंड इवेंट बेसिकली हम डिफाइन कर रहे थे। तो इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं इफ 2 कॉइंस आर थ्रोन, और इवेंट हम डिफाइन कर रहे हैं कोई एफ इवेंट कर लें कि एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। तो अगर आप इसकी सैंपल स्पेस देखें तो वही 4 की बनती है, ये यहाँ पे दी हुई है सेकंड लास्ट लाइन में। तो एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, एक एटलीस्ट 1 का मतलब है एक या उससे ज़्यादा। तो फर्स्ट 3 जोन से हैं ये इसमें आते हैं। पहला जो पॉइंट है सैंपल पॉइंट वो है 2 हेड अपीयर, और बाकी जो नेक्स्ट 2 हैं वो हैं 1 हेड अपीयर के। तो ये 3 पॉइंट्स उसकी फेवर में चले गए। तो ये आपका क्या है? कंपाउंड इवेंट है। ऐसे आप खुद से भी एग्जांपल्स कोई जनरेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से पहले मैं आपको एक सिंपल बता दूं। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक दूसरा होता है श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा होता है जिसकी फेवर में कोई पॉइंट नहीं जाता, वो नल सेट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ सम ऑफ टू डाइस इज 13, तो वो कोई भी नहीं है जिसका जो इसकी फेवर में जाए। मैक्सिमम सम जो है दो डाइस का वो 12 होता है। इसी तरह अगर एक डाई थ्रो की जाए और कहूँ नंबर डिविजिबल बाय 7, तो 7 पे कोई भी नंबर तकसीम नहीं होता, उसकी फेवर में भी नल सेट आएगा। ऐसा जो इवेंट है जिसकी फेवर में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं या नल इवेंट बोलते हैं। और दूसरा है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। जैसे आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या पूरी सैंपल स्पेस को भी एज अ इवेंट लिया जा सकता है, तो ये श्योर इवेंट वही होता है कि जिसकी फेवर में पूरी सैंपल स्पेस जो सी है वो आ जाती है। जैसे उसकी एग्जांपल दी थी सम ऑफ टू डाइस इज लेस देन 13, या कर लें नंबर अपीयर ऑन डाई इज लेस देन 7। तो जाहिर है लेस देन 7 में सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि
आप एक्सपेरिमेंट जितनी दफ़ा मर्जी परफॉर्म करें, उसी में से कोई ना कोई पॉइंट उसकी फेवर में जाएगा, उसी में से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट्स की प्रॉबिलिटी भी 1 होती है। 1 मतलब 100%, मतलब जिसके आने के चांसेस 100% हो। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी 0 होती है, क्योंकि उसकी फेवर में कोई पॉइंट नहीं जाता, उसके एग्जिस्ट करने के कोई चांस नहीं होते। तो इम्पॉसिबल की प्रॉबिलिटी जो सी है वो 0 होती है। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोला जाता है और डिसजॉइंट इवेंट भी बोला जाता है। अगर इवेंट्स जिनमें अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं, दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। ठीक है। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। इन अदर वर्ड्स दे हैव नो एनी कॉमन पॉइंट। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे अगर एक डाई आप थ्रो करो, तो इवेंट एक डिफाइन कर दो आप, ए इवन नंबर आने का, इवन नंबर की फेवर में कौन से पॉइंट्स जाएंगे, 2 4 6। और बी आप इवन डिफाइन कर रहे हैं ऑड नंबर का, उसकी फेवर में क्या जाएगा, 1 3 5। अब ये जो है दोनों इवेंट जो से इनमें इंटरसेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, नल सेट है, तो ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरह अगर टू डाइस थ्रो की जाए, इवेंट ए डिफाइन कर लें सम ऑफ 2 डाइस इज 7, और बी डिफाइन कर लें सम ऑफ 2 डाइस इज 9, तो इनमें भी कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिनका सम 7 होगा उनका सम 9 नहीं हो सकता। तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो कहलाएंगे नॉट म्यूचुअली। तो ये जो इधर एक डायग्राम से बनी हुई है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल वे है ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सैंपल स्पेस एंड सेट्स। ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बेसिकली यूज होती है सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें पॉइंट्स होंगे, इसमें डॉट्स डॉट्स पॉइंट्स होंगे जो है सैंपल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इसमें जो है वो रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स को, कि इवेंट ए क्या है, इवेंट बी क्या है। अब अगर देखें ब्लैक और रेड, ये इसमें 2 इवेंट डिफाइन किए हुए हैं, तो इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। ब्लैक का अलग सर्कल बना हुआ है, रेड का अलग है। तो जो नॉट म्यूचुअली होते हैं ना, जिनमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो नॉट म्यूचुअली जी में सर। क्या होगा, उसमें ओवरलैपिंग होगी, उसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा। दे कैन बोथ अकर एट द सेम टाइम। उसकी एग्जांपल लेट्स सपोज ले लें, इवेंट ए डिफाइन आप कर रहे हैं कि इवन नंबर अपीयर ऑन अ डाई, तो उसकी फेवर में कौन कौन सा जाएगा, 2 4 6। और बी आप एक इवेंट डिफाइन करें नंबर डिविजिबल बाय 3, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, 3 और 6। इनमें देखिए कॉमन पॉइंट आ रहा है वो है 6, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक तो इस सेंस में देखा जा सकता है कॉमन पॉइंट। दूसरी बात कि अगर एक डाई आप थ्रो करें, उसमें 6 आ जाए, तो इसका मतलब है एट द सेम टाइम इवेंट ए अकर कर रहा है, क्योंकि उसमें 6 है। और एट द उसी टाइम पे इवेंट बी अकर कर रहा है, क्योंकि उसमें भी 6 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सेंस में इसको कहा जा सकता है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे बोथ अकर एट द सेम टाइम। तो म्यूचुअली में क्या होता है, दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। वन टाइम जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो या इवेंट ए आएगा या बी आएगा, दोनों एट द सेम टाइम नहीं आ सकते। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। इसमें कोई क्वेश्चन करना हो, चले। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी होगी और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी होगी। जैसे इसकी और एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे हमने इवेंट ए डिफाइन किया था सेम नंबर अपीयर, इवेंट बी डिफाइन कर लें एटलीस्ट 1 6 अपीयर। एक है सेम नंबर अपीयर इवेंट ए में, और इवेंट बी में करें एटलीस्ट 1 6 अपीयर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो एटलीस्ट 1 6 में वो हो जाएगा, 1 6 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, 1 के साथ जितने 6 वाला है वो आ जाएगा, फिर 6 1 6 2 6 3 और 6 6 आ जाएगा। और इसमें जो 6 6 है ना, वो कॉमन होगा दोनों में। तो ये नॉट म्यूचुअली एग्जाम्पल होगी। तो इनकी एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो, कोई ये नहीं है कि लाजमी यही लें आप। अच्छा, नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आने के चांसेस सेम होते हैं, मतलब ए के आने के भी चांसेस उतने ही हों जितने बी के आने के चांसेस हैं। तो उसमें यूजली ना सैंपल पॉइंट सेम होते हैं इवेंट्स में। अगर इवेंट्स में सैंपल पॉइंट सेम हो ना, तो मतलब सेम नंबर के हों,
तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे हम बात कर रहे थे ए इवन डिफाइन किया था कि इवन नंबर आने की प्रॉबिलिटी, सॉरी इवन नंबर को सेट को किया था, और बी किया था सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो ए की फेवर में क्या गया था 2 4 6, बी की फेवर में गया था 1 3 5। अब जो सा उसकी फेवर में भी 3 पॉइंट्स हैं और दूसरे बी के फेवर में भी 3 पॉइंट्स हैं, तो दोनों के आने के चांसेस सेम है, ठीक है। इसी तरह एक कॉइन थ्रो करें, हेड आने के भी वही चांसेस हैं जो टेल आने के हैं, तो ये इक्वली लाइकली हैं। तो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, जिनके अकर करने के चांसेस जो से हैं वो सेम हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, अगर उनका यूनियन पूरी सैंपल स्पेस बन जाए ना, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है। कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पड़े हुए हैं, उनका अगर आप यूनियन लें और अगर उनका यूनियन जो है वो पूरी सैंपल इंटायर सैंपल स्पेस बन जाए, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो अगर उनका यूनियन जो है वो इंटायर सैंपल स्पेस बन जाए, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, एक इवन नंबर की और ऑड नंबर की, ये काफ़ी पे फिट हो जाती है। जैसे इक्वली लाइकली पे भी फिट हो जाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे भी फिट हो जाती है, और सिंपल इवेंट पे भी फिट हो जाती है, और ये एग्जॉस्टिव पे भी हो जाती है। कि आप देखें ना, ए आप कह रहे हो इवन नंबर अपीयर, वो आगे 2 4 6, बी कह रहे हो ऑड नंबर अपीयर, वो आ रहे 1 3 5। जब ए यूनियन बी करोगे, पहले देखो ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनमें कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब इसका यूनियन लोगे तो वो एंटायर सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन दे टुगेदर, व्हेन द, बल्कि ये कहना चाहिए अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ दे टुगेदर मेक एंटायर सैंपल स्पेस। तो इसने भी यही एग्जांपल दी हुई है ऑड नंबर और इवन नंबर की। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, और लाजमी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो से इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव भी हों। जब तक उनका यूनियन जो है सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, तो आप इसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं बोल सकते। जी, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होते हैं कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे कि एक के अकर करने पे दूसरे पे इफेक्ट ना आए, और दूसरे के अकर करने का पहले पे इफेक्ट ना आए, तो ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास 4 रेड हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं। हम ने रेड बॉल ड्रॉ करनी है फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे, वो हम रेशो निकाल लेते हैं कि रेड की फेवर में कितने पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स होते हैं वो कितने हैं 9। तो रेड आने की प्रॉबिलिटी होगी 4/9। बेसिकली प्रॉबिलिटी अभी प्रॉपर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, अभी थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो, क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में प्रॉबिलिटी का यूज़ होता है। तो इसमें यह है कि प्रॉबिलिटी जो सी है रेड आने की, फर्स्ट टाइम रेड ड्रॉ करने की प्रॉबिलिटी क्या आएगी 4/9, क्योंकि 4 टोटल रेड थी और 9 टोटल बॉल्स थी हमारे पास, तो 4/9। अगर तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ काम, चले पहले विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम रेड ड्रॉ करने की क्या होगी, वो भी 4/9 ही होगी। उससे नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करने की क्या होगी 4/9। तो हर दफ़ा जो रेड ड्रॉ करने की है प्रॉबिलिटी वो 4/9 ही होगी, यानी विद रिप्लेसमेंट में। तो ऐसे इवेंट्स में देखिए प्रॉबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आ रहा। आप नेक्स्ट इवेंट पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ड्राइंग पे जा रहे हैं, नेक्स्ट इवेंट पे जा रहे हैं, तो उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर यही काम हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, तो जब नेक्स्ट इवेंट हम डिफाइन करते तो उसमें प्रॉबिलिटी इफेक्ट करती, डिपेंड करती प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे। जैसे फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया तो रेड आया, उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी 4/9। नेक्स्ट टाइम ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो प्रॉबिलिटी क्या होगी, जी बताएगा कोई, अगर विदाउट प्लेसमेंट करें तो। फर्स्ट टाइम ड्राइंग की है 4/9 और विदाउट प्लेसमेंट कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 4 रेड है। नो फीडबैक सर सर 3/8। जी, 3/8 होगी, क्योंकि एक रेड भी कम होगी और टोटल भी कम हो गया, ठीक है। और उससे नेक्स्ट टाइम क्या होगी 2/7।
तो क्या डिपेंड कर रहा है कि अगर हम ये इवेंट डिफाइन करें कि इवेंट ए डिफाइन करें फर्स्ट टाइम रेड अपीयर, बी डिफाइन करें सेकंड रेड अपीयर, ठीक है। तो सेकंड रेड जो है डिपेंड करता है कि फर्स्ट ए पे में क्या क्या आया है, ए पे उसका रिजल्ट क्या आया है। अगर तो ए में आया है रेड, तो फिर सेकंड टाइम रेड अपीयर होने की होगी 3/8। अगर फर्स्ट टाइम वाइट ड्रॉ हो गई थी, पहली बॉल जो सी अगर वाइट ड्रॉ हो गई थी, वाइट ड्रॉ होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। तो सेकंड टाइम फिर रेड आने की क्या होगी, वो होगी 4/8, क्योंकि रेड तो पूरी की पूरी है ना। तो मतलब नेक्स्ट जो इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है कि डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट इवेंट। तो ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं कहलाते। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होंगे कि ए का बी पे कोई इफेक्ट ना हो, बी का ए पे इफेक्ट ना हो, कि उनके अकर करने का एक दूसरे पे इफेक्ट ना हो। तो ऐसा यूजली विद रिप्लेसमेंट में होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की यही डेफिनेशन है, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स if the occurrence of one does not affect on the other।